जिस तरह आते ही आज आपने नारे लगाए हैं, आमतौर पे हमें ज़रा आपको थोड़ा सा जज्बात में गर्म करना पड़ता है, मगर आज उलट मामला था। आपने आके हमारे जज्बात उभार दिए, ऐसे ज़बरदस्त नारे आपने। जब मैं अमेरिका से पढ़ के पाकिस्तान वापस आया और लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो दो जुमले मेरे सामने आए जिन्होंने मुझे परेशान किया। एक जुमला था, किसी मौलवी साहब से मैंने सुना कि औरत नाक़िसुल अक्ल होती है। मैं इस वजह से हैरान हो गया ये जुमला सुन के कि मेरी वालदा एक बहुत बड़ा बिजनेस संभालती हैं। बचपन से मैंने देखा उनको, बल्कि अगर आप नीचे जाएंगे तो फर्नीचर की जो दुकान है वो उन्हीं की बनाई हुई एक बिजनेस है। और मेरे ख़ानदान के अंदर जो अक्सरियत ख़वातीन हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई एजुकेटर हैं, कोई एक प्रोफेशन में, कोई वकील है, कोई काम कर रही है, कोई बिजनेस वूमन है वगैरह। पूरे ख़ानदान के अंदर ख़वातीन मर्दों के शाना बेशाना तकरीबन तमाम शोबों के अंदर हिस्सा लेती हैं। तो फिर जब ये फ़िक्रा मैंने सुना कि ख़ातून औरत नाक़िसुल अक्ल है, तो मुझे ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ लगी, क्योंकि बचपन से जिन असातिज़ा से मैं पढ़ता आया हूँ, अपनी माँ को देखता आया हूँ, अपनी खालाओं को देखता आया हूँ, अपनी फुप्पी को देखता आया हूँ, अपनी चची को देखता आया हूँ, वो तो कतई तौर पे नाक़िसुल अक्ल किया। कई दफ़ा मुझे महसूस होता है कि इन्हीं की बात अगर ख़ानदान सुन लेता तो हम बेहतर होते और बेहतर होते। दूसरा फ़िक्रा अपने तालिब इल्म से सुना, और वो ये था, कहता है मुझे सर बात ये है कि माज़रत के साथ कहूँगा आपके सामने, कहता है मुझे सर बात ये है, बड़ी मेरी इज्जत भी करता था, प्यार भी करता था, मगर कहता है सर बात ये है कि औरत को लगाम में रखना चाहिए। और उसने यूं मुट्ठी अपनी बंद की ऐसे। मुझे पता नहीं क्यों इतनी कोफ्त हुई उस जुमले से कि अगर मैं उसका उस्ताद ना होता तो शायद मैं दो चार उसको कोई बुरे भले लफ्ज़ बोल देता। मैंने उसको गुस्से में कहा, मैंने कहा औरत कोई घोड़ा है, कोई जानवर है जिसको लगाम में रखना? तुम्हारे क्लास में जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो तुम्हारे से डबल नंबर ले रही हैं, उनको तुम लगाम में लेने की बात कर रहे हो, तुम तो उनके मुकाबले में भी नहीं अभी उतरे। ये रवैये कि औरत नाक़िसुल अक्ल है, औरत पर हमने पता नहीं कोई लगाम रखना है, जैसे कि औरत अपना फैसला, खातून अपना फैसला खुद नहीं कर सकती। यानी कि समाज ने अमूमी तौर पर यह रवैया पैदा कर दिया है कि औरत से फैसले का इख्तियार छीन लिया जाए, चाहे वो फैसला ये हो कि उसने मुलाजमत करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो किस किस्म की मुलाजमत करनी है, अगर पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला बच्ची नहीं करेगी, औरत नहीं करेगी, कोई और उसके लिए करेगा। अगर करनी है तो किस किस्म की पढ़ाई करनी, कौन सी पढ़ाई करनी है, अगर शादी करनी है इसका इख्तियार, चुनने का इख्तियार, फैसला करने का इख्तियार क्या औरत के पास है हमारे समाज में या खानदान के पास है? खानदान के पास भी नहीं, मर्दों के पास। माँ भी कहे अगर कि नहीं मेरी बेटी जो है वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती है, तो माँ की बात भी नहीं मानी जाएगी। अगर औरत ये कहे कि मैं अपने खामन से नाखुश हूं, ये नहीं कि वो मुझे मारता है पीटता है, बस ये कि मैं खुश नहीं हूं और मैं अलहदगी चाहती, क्या वो अलहदा हो सकती है? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। अगर औरत ये कहे, बच्ची नहीं, औरत बालिग खातून जो कि एक अडल्ट है, वो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी की शादी करना चाहती हूं, क्या रिजल्ट होगा उसका? हमारे समाज में उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए।
उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा और जिससे वो प्यार करती है उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। यानी कि जिंदगी के हर शोबे में, इवन कि अगर औरत ये कहे कि घर में दूध नहीं है, मैं जरा यहां से निकल के बाजार जा रही हूं दूध लेने के लिए, तो ये भी इख्तियार वो कई खानदानों में नहीं रखती कि वो घर से बाहर कदम भी रख सके। मैं कुछ झूठ बोले जी? जिस दिन से, चले बच्चों को तो छोड़ देते हैं, बच्चों पे कुछ तो इख्तियार वालिदैन का होता ही है, मगर हकीकत ये है, जिस तरह हम एक अंग्रेजी में फिक्र इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब आपकी आंख खुलती है और जब आपकी आंख बंद होती है, उस वक्त तक औरत इख्तियार नहीं रखती अपने फैसलों पर, अपने जिस्म पर, अपनी जिंदगी पर, अपने काम काज के एतबार से, कोई भी फैसला उसके एतबार से। चंद औरतें सिर्फ इस समाज में मौजूद हैं, चंद औरतें, जहां पे खानदानों के अंदर कुछ तरक्की पसंद ख्यालात फैल चुके हैं, वो कहते हैं नहीं, औरत जो है वो बराबर की शहरी होगी, खानदान में भी बराबर के हकूक होंगे, उसको पूरा हक है, वो जैसे फैसला करना चाहे। चंद खानदान, और आप कह सकते हैं कि वो कुछ अपर क्लास के अंदर मौजूद हैं, कुछ गोरों से मुतासिर हो गए, कुछ वैश्य से मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा जिस तरह गोरे करते हैं हम भी उस तरह करेंगे, हम भी ख़वातीन को इख्तियार देंगे जिस तरह के यूरोप के अंदर है, मगरिब के अंदर है। तो लिहाजा उनको ये कह दिया जाता है कि ये तो मगरिब ज़दा ख़वातीन है, क्योंकि ये अपने फैसलों को पर अपना इख्तियार रखती हैं। वो जब सड़कों पर बाहर आती हैं तो उन पर वो लानतान होती है, वो कीचड़ उछाला जाता है कि मैं हैरान होता हूं कि जो लोग दिन रात बात करते हैं कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, वो उन औरतों की इज्जत क्यों नहीं करते जो कि औरतों के हकूक की बात करते हैं। तो ये वो सोच है, वो फिक्र है जिसको मेरी बहनें लफ्ज देखती हैं पितृसरी निज़ाम। अंग्रेजी का लफ्ज है पेट्रियार्की, बल्कि लैटिन जबान का लफ्ज है पेट्रियार्की। पेट्रियार्क का मतलब है फादर फिगर, इसी से लफ्ज पितृसरी यानी कि वालिद का की हुक्मरानी। दर हकीकत वालिद की हुक्मरानी जो है वो मर्दों की और ताकतवर मर्दों की हुक्मरानी ही है इस समाज में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोज़े अज़ल से ऐसे ही था? क्या अल्लाह ताला ने, क्या फितरत ने, क्या कुदरत ने इसी तरह से इंसानियत को पैदा किया था? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जितने लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, जितने लोगों ने तारीख पढ़ी है, वो बताते हैं कि तारीख में एक ऐसा वक्त था जब औरत और मर्द के हकूक, औरत और मर्द का वकार समाज में तकरीबन बराबर था, समाज में तकरीबन बराबर था। ख़वातीन भी मेहनत और मुशक्क़त किया करती थी, मर्द भी मेहनत मुशक्क़त किया करते थे। मर्द भी अपने फैसलों पर कुछ ना कुछ इख्तियार रखते थे, ख़वातीन भी अपने फैसलों पर उसी तरह कुछ ना कुछ इख्तियार रखती थी। कोई बड़ी तकसीम हमें नजर नहीं आती थी। ये वो वक्त है कि जब अभी कोई ऊंच नीच, अमीर और गरीब समाज में पैदा नहीं हुए थे। कोई अभी समाज में मुआशी वसाइल के एतबार से, जमीन के एतबार से या फिर जानवरों के, मवेशियों के एतबार से अभी कोई निजी मलकियत भी पैदा नहीं हुई थी। जो मवेशी थे वो पूरे के पूरे कबीले की मलकियत समझे जाते थे। जमीन को तो निजी मलकियत समझा ही नहीं जाता था। फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और वो सिर्फ इस
खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया में आई। उसको हम कहते हैं ज़रई इनकलाब, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। किस्सा कुछ इसी तरह से है कि इसकी इजाद भी औरत ने की, क्योंकि औरत फल बूटियां इकट्ठी करती थी, जहां पे वो गिर जाती थी जिस राह पे, वहां पे वही फल वही बूटियां। किया कि वो जो बीज है अगर उसको हम जमीन में डाल दें तो उससे वही चीज दोबारा पैदा हो जाती है। इसी चीज को औरत ने सबसे पहले शुरू किया, एग्रीकल्चर। मगर एग्रीकल्चर, ज़राअत करना इतना कामयाब नहीं था जब तक कि उस पर पानी ना डाला जाए, जब तक कि ज़मीन में मिट्टी को घुमाया ना जाए, इस तरह से हल ना उसमें चलाया जाए। इन दो कामों के लिए, यानी कि पानी को पहुंचाने के लिए और हल चलाने के लिए, जानवरों की मदद की ज़रूरत थी। और जानवरों को चलाना, उनसे काम निकलवाना, ये उस ज़माने में मर्दों के कंधों पर जिम्मेदारी समझी जाती थी, क्योंकि ख़वातीन पर भारी जिम्मेदारी थी, बच्चों की देखभाल भी, और गैदरिंग जिसको हम कहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी थी, फल बूटियाँ वगैरह इकट्ठा करना। और जो ज़्यादातर, उसमें भी औरतें शामिल होती थी, मगर ज़्यादातर वो लोग जो कि शिकार किया करते थे वो मर्द हुआ करते थे, क्योंकि बच्चे उनके पास नहीं थे, बच्चों का ख्याल नहीं रखना था, तो वो शिकार पे दूर जा सकते थे। तो लिहाजा जानवरों की देखभाल मर्दों की जिम्मेदारी बन गई। अब जब जानवरों का इस्तेमाल ज़राअत में हुआ तो उसके नतीजे में पैदावार तेजी से आगे बढ़ी। हल लगाया और साथ साथ पानी लगाया तो एकदम से तेजी से ज़राअत की पैदावार में इजाफा हुआ, और ज़राअत की पैदावार में इजाफे के नतीजे में जानवरों की पैदावार में भी इजाफा हुआ, और मर्दों के पास एक ऐसी नई दौलत पैदा हो गई जो कि ख़वातीन के पास नहीं थी। दोबारा से बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। मर्दों के पास एक ऐसी नई दौलत पैदा हो गई जो कि ख़वातीन के पास नहीं थी, खास तौर पे मवेशियों की शक्ल में। और जब ज़राअत बढ़ती चली गई, मवेशी भी बढ़ते चले गए। अब मर्द ने यह सोचा कि ये जो नई दौलत है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं, अपने बेटे को खास तौर पे देना चाहता हूं, क्योंकि उसी ने आगे मवेशियों को संभालना है। ये दौलत की पहली शक्ल है मवेशी। इनफैक्ट मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि अंग्रेजी में जो लफ्ज है दौलत का, यानी कैपिटल, वो लफ्ज भी मवेशी के नाम से निकलता है, कैप से, जो कि सर है, जो कि मवेशियों के कितने सर, उससे ये लफ्ज निकलता है। हैरत अंगेज बात। अपने बेटे को देना चाहता हूं। इस मकसद के लिए उसने कबायली समाज में एक नया कानून पास करवाया कि घर की जो दौलत है वो अपनी मां से गिनी नहीं जाएगी और नीचे बच्चों को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले यही कानून था कि जो घर की दौलत है, मां ही घर में रहती है, मां के जो भी बच्चे हैं उनको वो दौलत मिल जाएगी। अब नया कानून ये था कि दौलत जो है वो अगर एक नस्ल से दूसरी नस्ल जाएगी तो बाप के जरिए जाएगी, मां के जरिए नहीं जाएगी। और अब मर्द ने, जिसके पास नई दौलत आ चुकी थी, वो औरत को खरीद भी सकता था। आपने कभी गौर किया है, ये जो रस्म है शादी की, इस रस्म में भी हम उस पिदरसरी निज़ाम को दोबारा से याद, उसकी दहानी करवाते हैं। जब हम जूता छुपाई, आवे से शादी हुई तो इसकी बहनों ने आगे मेरा जूता जो है वो चोरी कर लिया, और फिर ये कहा कि जब तक बहनों को, ये हंसी मजाक की रस्म है, जब तक बहनों को पैसे नहीं अदा करोगे, हमने भी खाना पीना करना है, तो हम नहीं अपनी बहन को जाने देंगे। तो फिर कुछ पहले से तयशुदा होती है रकम,
उस पर अभी ड्रामेबाजी होती है कि हाँ जी इतने कर दो इतने कर दो, आखिर में वही रकम देनी होती है जो पहले से तय होती है। पर अगर वो रकम दी तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हम इजाज़त देते हैं रुखसती की। मगर इस रस्म जो कि अब हंसी मजाक की रस्म बन गई, दर हकीकत इसकी भी जड़ें उसी अमल में थी जिस अमल में या तो मर्द जो है घोड़ी पे आके औरत को उठा के ले जाता था, अगवा कर लेता था, या फिर पैसे से उसको खरीद लेता था, क्योंकि अब मर्द के पास पैसा था खरीदने के लिए। और मर्द ने अब ये कहा कि अब ये औरत, पहले तो मैं उस औरत के घर में भी रह सकता हूँ मगर ये औरत मेरे घर में आके रहेगी, मैं घर बनाऊंगा। इस तरह से पूरा समाजी ढांचा और फैमिली सिस्टम चेंज हो गया। इवन आप अंदाज़ा करें कि अभी इस्लाम की तारीख का जिक्र हो रहा था, तो अरबों में गौर करें कि अरबों माँ के नाम पर, और जो घराना था वो भी माँ के नाम पर। इसको हम कहते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रिलोकल सोसाइटी। तो ये सारे का सारा निज़ाम अब चेंज हुआ। ख़ानदान का नाम अब बाप पर, बाप के नाम पर, बाप के ख़ानदान के नाम पर आ गया, पैट्रिलिनियल सोसाइटी। और इसी तरह यानी कि घराना भी मर्द का होगा, घर भी मर्द का होगा। अब देखें आज की फैमिली कि जो 2-4 पैसे कमाए जाते हैं वो बहरहाल मर्द के पास ही होते हैं। औरत, बीवी और बच्चे दर हकीकत मर्द के सामने मजबूर होते हैं। इस वजह से नहीं कि वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो, हरगिज़ नहीं। इस वजह से कि वह मर्द के पास दौलत है, औरत के पास दौलत नहीं, औरत के पास पैसे नहीं। जब औरत मुआशी तौर पर आज़ाद हो जाती है, जिस भी खानदान में खुद कमाना शुरू कर देती है, रबिया क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जब औरत खुद कमाती है फिर वो उन्हें कहती है खबरदार जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो कहती है खबरदार तुमने मुझसे बदतमीजी की, खबरदार तुमने जुल्म जबर करोगे तो ठीक है फिर मैं जाऊंगी। जब ये थ्रेट आ जाती है मर्द को, ऐसे सहम जाता है वो। हकीकत है ना, वो अपनी हुक्मरानी कायम ही इसलिए रख सकता है कि जब औरत मुआशी तौर पे बिल्कुल मजबूर होगी, उसको पता होगा मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं अगर अपने खावत को मैंने छोड़ दिया तो मैं रुल जाऊंगी इस समाज में। ये चीज उसको मजबूर करती है। और मर्द भी अच्छी तरह जानता है एक कितने नहीं जा सकती, इन जो मर्जी कराए इन्हें कितने जाना है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो आप जानती हैं, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ, उनको लफ्ज़ दे रहा हूँ। हर औरत की कहानी, मेरे अपनी फैमिली में हम ये देखते हैं, जब हम हमारी ख़ानदान के अंदर मेरी माँ हो या कोई भी और हो मुआशी तौर पे आज़ाद हो, फिर वो आज़ाद फैसला कर सकते। जो बंदा, जो मर्द मुआशी तौर पर मजबूर हो वो तो हाथ फैलाएगा ना। तो औरत के हवाले से भी यही बात है कि मर्द अगर आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो मुआशी तौर पे आज़ाद ना हो, तो औरत भी आज़ाद नहीं हो सकती जब तक वो मुआशी तौर पे आज़ाद ना हो। अब मुआशी बोझ औरत पे 2 किस्मों के हैं। एक तो तबकाती बोझ है, जैसे मेरी बहन ने कहा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का बोझ, जो कि पूरे के पूरे मजदूर तबके के ऊपर एक पहाड़ की तरह बैठा हुआ, तमाम मजदूर तबके के ऊपर, जिसमें मर्द भी परेशान है, औरत भी परेशान। खामद भी कहता है बच्चों को किधर से रोटी खिलाऊं, खामद भी, मर्द भी। आप अगले दिन सरमायादार ने कहा छुट्टी, मजदूर जानता है मैं भी रुल जाऊंगा। और तकरीबन वही मामला नीचे फिर खानदान में भी मौजूद है, मजदूर तबके के खानदान में भी मौजूद है। जो 4 पैसे फैक्ट्री में काम करके आते हैं वो मर्द के पास है, औरत बेचारी के पास तो नहीं। औरत माशी तौर पे आज़ाद नहीं, उसको भी मर्द फिर इस्तेमाल कर सकता है। घर के अंदर वो खुद जागीरदार सरमायादार बन सकता है
और बनता है। चंद मर्द हैं जो कहते हैं कि इस बात को समझ जाते हैं कि नहीं, ये अमल गलत अमल है, ऐसे जिंदगी नहीं गुजारनी। अगर मुझे वो बुरा लगता है कि जो सरमायादार मेरे साथ करता है, तो मैं फिर अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ सारे दुख दर्दों में मैं शामिल रहा हूँ, सारी जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है, उसके साथ मैं वो सलूक कर सकता हूँ जो सरमायादार ने मेरे साथ किया। फिर मर्द की भी इनकलाबी सोच उजागर होती है, उसका भी रिश्ता अपने खानदान के अंदर अपनी बीवी के साथ तब्दील होता है। वो अपनी अक्कड़ छोड़ सकता है और छोड़ता है, वो अपना गरूर छोड़ता है और उसको छोड़ना है, वो अपनी प्रिविलेज छोड़ता है और उसको छोड़ना है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें एक तरह से हमारा जहन बनाया गया है, उसको छोड़ना आसान नहीं है। बचपन की जो भी ट्रेनिंग हो जाए, वो आखिरी दम तक उसको तब्दील करने में बड़ा वक्त लगता है। हम सब में वो मौजूद है, हर मर्द में वो मौजूद है, वो छोटा सा फिरौन, वो जो खुश है कि भाई मेरा स्टेटस ऊपर है। जब हम अपने अंदर के फिरौन को कत्ल कर देंगे और खवातीन के साथ एक हकीकी मानों में बराबरी का ताल्लुक पैदा करेंगे, तो फिर खवातीन के अंदर जो इनकलाबी जज्बात हैं, वो ऐसे उमड़ के पहाड़ की तरह, क्या एक आतिश फिशा की तरह फट के सामने आएंगे, एक इनकलाबी अमल नजर आएगा। खातून भी, औरत भी कभी भी पीछे नहीं हटेगी उस इनकलाबी जद्दोजहद से, अगर उसको पूरा इख्तियार मिले, उसको पूरा अपना वकार मिले। मगर जहां मर्द को इस गरूर को छोड़ना है, वहां औरत को भी अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने इंसान होने के लिए, अपने बराबर होने के लिए मनवाना है और लड़ना है और जद्दोजहद करनी है, समाज में भी, खानदान में। ये वो हकीकतें हैं जो आपके सामने रखता हूं। हमारे लिए जो प्रोग्राम है हमारी पार्टी के लिए, वो ये है कि तन्हा अपने खानदान में तन्हा इस फितरसरी जालिम समाज के खिलाफ आप जद्दोजहद में कामयाब नहीं हो सकते। तन्हा कोई मर्द इस निजाम को नहीं तोड़ सकता। तन्हा कोई गुलामी के निजाम को नहीं तोड़ सकता। जब मेरी बहनें आपको ये सबक सिखाती हैं कि आप में वो कुव्वत है, उनका कहने का मकसद क्या है? उनका कहने का मकसद ये नहीं कि पता नहीं फर्द जो है वो अकेले ही इस पूरे जालिम समाज को तोड़ देगा। उनका कहने का मकसद ये है कि वो कुव्वत आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक में पोशीदा है। जब आप बहनें एक तंजीम बना लेंगे किसी भी जगह में, अपने मोहल्ले में खवातीन की तंजीम बनाएं, आप अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ें, एक दूसरे के साथ शाना पिशाना खड़े हो। जागी जागी अच्छे ने सोई पई है, जरा जागी जागी अंगड़ाई ली है, हल्की सी अंगड़ाई, और जागने की जरूरत है। जागी जागी, हाँ ठीक है, जागी जागी, अब जाग रही है। तो इस नारे की वजह से आपको अपनी कुव्वत का एहसास होगा। एक दूसरे की मदद करने से आपको अपनी कुव्वत का एहसास होगा। इत्तेफाक से तहरीक में कुव्वत, फर्द में कुव्वत हो। जब मेरी कॉमरेड ने यह कहा कि मसीहा नहीं आना, सुने गौर से, उनका मकसद कहने का यह है कि असल कुव्वत फर्द में नहीं बल्कि अफराद के इत्तेहाद में है। यह असल कुव्वत है। इसके लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना है, हमें एक दूसरे से डिबेट डिस्कशन भी करनी है, वो गरूर भी तोड़ना है, अपने हकूक के लिए भी लड़ना है और उस जालिम समाज से भी लड़ना है
जो ये गलत सबक हमारे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाता है कि औरत नाकिसुल अकल है, नाउज़ुबिल्लाह। ये सबक, गलत सबक हमारे बच्चों को पढ़ाता है कि जैसे औरत कोई जानवर है जिसको लगाम देना है। औरत एक मुकम्मल इंसान है, वो तमाम वो सलाहियतें रखती है जो कि कोई और रखता हो। सिर्फ वो एस्ट्रोनॉट बन सकती है, वो सियासतदान बन सकती है, वो वकील बन सकती है, वो ट्रेड यूनियनिस्ट बन सकती है, वो एजुकेटर प्रोफेसर बन सकती है। कोई शोबा दुनिया का नहीं है जहां पे वो मर्दों के साथ आकर शाना बिशाना खड़ी होकर मुकाबला ना कर सकती है। कोई शोबा नहीं। सिर्फ फर्क यह है कि औरत को जानबूझ के मौका ही नहीं दिया गया, उसको महदूद रखा गया। तेरा काम नहीं है, तू कर बैठ, बस इतना काम तेरा है, और तेरा कोई काम नहीं। क्या करना है पढ़ लिख के? क्योंकि औरत को मौका ही नहीं दिया जाता पढ़ाई लिखाई का, तालीम का मौका ही नहीं दिया जाता। फिर तालीम अगर हासिल कर ले तो अपनी सलाहियत के इस्तेमाल का मौका नहीं दिया जाता। तो इंसान की, तमाम लोगों की फितरत है मेरे दोस्तों कि जिस सलाहियत को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो सलाहियत पैदा नहीं होगी, या अगर वो सलाहियत है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बतदरीज खत्म हो जाएगी। मैं अगर गिटार रोज ना बजाऊं, रियाजत ना करूं तो मैं म्यूजिशियन नहीं रहूंगा। मैं रोज लेक्चर करता हूं तो तभी को लेक्चर करने के काबिल होता हूं, अदरवाइज कोई जमिया का मैं प्रोफेसर नहीं सी। समझे हो ना? तो सलाहियतें इस्तेमाल करने से पैदा होती। खुदा ने सबको बराबर पोटेंशियल दिया है। सलाहियत पैदा करना हमारा अपना फर्ज है। समाज सिस्टमैटिकली एक पूरे निजाम के तहत औरत की सलाहियत को दबा के नहीं रखता, तबाह कर देता है। उसके मैं ठीक कह रहा हूं कि औरत अपने ऊपर एतमाद करे, मैं भी तकरीर कर सकनी है, मैं भी क़यादत कर सकनी है, मैं भी आगे आ सकनी है, मैं भी अपने हकूक लिए लड़ सकनी है। और मैंने एज ए प्रोफेसर देखा है, लड़कों को कख ना आता हो, बकी जाएंगे, बोली जाएंगे, सर मैं आपको जवाब देता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या। और लड़की ने रमेश मैंने को गलत कहा है, बोली जाएंगे, बोली, मुझे खुद देख ले, बोली जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं। अभी बोला माविश बैठी है। औरत ने सारा सबक पढ़ा हो, रट के आई हो क्लास में, उसको दुरुस्त जवाब भी पता हो, खामोश बैठी रहेगी, बोलेगी नहीं। कॉर्पोरेट उसमें सोशलाइजेशन भी उसकी है। जैसे मैं